ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब बात आती है नेम रिएक्शन की तो दिमाग का दही हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल में हम बैठकर रिमर टिमन में क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये छोटी सी बात हमारी 4 मार्क के लिए डूब जाती है। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 30 से 40 इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इन्हें रट्टा मारना सॉल्यूशन नहीं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे फॉलो करके इन रिएक्शन को कभी नहीं भूलोगे। चलो देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज की हमारी पड़ताल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में है और हम खास तौर पर उन अभिक्रियाओं पर ध्यान देंगे जिन्हें नेम रिएक्शंस कहते हैं। हाँ। ये वो नाम है जो आईआईटी जेईई या फिर बोर्ड्स की तैयारी करने वालों के लिए अक्सर एक सिरदर्द बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। तो आज का मिशन है इन मुश्किल लगने वाले नामों के पीछे छिपे लॉजिक को समझना। हम इन्हें रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इनके ग्रुप्स बनाकर देखेंगे कि ये असल में करते क्या है। कोई अणु बनाता है, कोई तोड़ता है, तो कोई बस उसका रूप बदल देता है। बिल्कुल। इन्हें केमिस्ट के औजारों का बक्सा समझिए। अच्छा। हर औजार का एक खास काम है। अगर आप ये समझ गए कि कौन सा औजार कब और क्यों इस्तेमाल करना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पहेली नहीं बल्कि एक मजेदार खेल बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। हमारे पास दो बहुत ही मजेदार अभिक्रियाएं हैं जो एक छोटी सी बात पर टिकी हैं। क्या उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं एल्डोल संक्षेपण की, जिसकी पहली शर्त ही यही है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। जी हाँ, और ये अल्फा हाइड्रोजन ही आप कह सकते हैं सारा खेल खेलता है। ये थोड़ा एसिडिक होता है, मतलब इसे आसानी से निकाला जा सकता है। जब हम एक हल्का बेस जैसे डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो वो इसी अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। इससे एक खास चीज बनती है, एनोलेट आयन, जो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अच्छा, तो एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन हटता है और वो एक तरह से हमलावर बन जाता है, और फिर वो अपने ही जैसे दूसरे अणु पर हमला करता है। बिल्कुल। ये दोनों अणु जुड़ जाते हैं और एक नया बड़ा अणु बनाते हैं जिसे एल्डोल कहते हैं। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप्स होते हैं उसमें। सही पकड़ा, इसीलिए इसका नाम एल्डोल है। ये एक जुड़ने की प्रक्रिया है। पर इसे तो एल्डोल संक्षेपण या कॉन्डेंसेशन कहते हैं, और जहां तक मुझे याद है कॉन्डेंसेशन का मतलब तो पानी का निकलना होता है। यहाँ तो अभी तक सिर्फ अणु जुड़े हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। यहीं पर दूसरा स्टेप आता है, जब हम इस बने हुए एल्डोल को थोड़ा गर्म करते हैं तो पानी निकलता है। हाँ, तो इसमें से एक पानी का अणु बाहर निकल जाता है। इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जुड़ना और फिर पानी का निकलना, इस पूरी प्रक्रिया को मिलाकर एल्डोल संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये तो तब हुआ जब दोनों अणु एक जैसे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारे बीकर में दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड्स तैर रहे हों? तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना? आपकी सोच एकदम सही है। इसे ही क्रॉस्ड एल्डोल संक्षेपण कहते हैं। और यह सच में गड़बड़ हो सकता है। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें 4 अलग-अलग उत्पादों का मिश्रण मिल सकता है। 4, जिन्हें अलग करना तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। इसीलिए केमिस्ट इसे बहुत चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर एक ऐसा अणु लेकर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये तो हमें सीधे हमारी दूसरी अभिक्रिया पर ले आता है। बिल्कुल। तो अब उस स्थिति को देखते हैं जहां एल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजाइल्डिहाइड। यहां अल्डोल तो हो नहीं सकता। तो अब क्या होगा? अब होगी कैनेजारो अभिक्रिया। ये उन अणुओं के लिए है जिनके पास हमला करने के लिए वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ हम एक मजबूत बेस कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई का इस्तेमाल करते हैं। और ये मजबूत बेस क्या करता है? वो एक बहुत ही दिलचस्प काम करवाता है। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया से गुजरता है। डिस्प्रपोर्शनेशन? हाँ, मतलब एक ही मॉलिक्यूल खुद को ही लूटता है। उसका एक हिस्सा, मतलब एक अणु, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है, और दूसरा अणु रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाता है। वाह, मतलब एक ही चीज का ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी एक ही साथ
एक अणु ने त्याग किया और दूसरे ने ग्रहण कर लिया। क्रॉस्ड कैनिजारो में भी कुछ खास होता होगा। बिल्कुल। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, मतलब वो हमला झेलने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है? हमेशा। वो खुद का बलिदान देता है, ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मेट सॉल्ट बनाता है, जबकि दूसरा वाला एल्डिहाइड हमेशा रिड्यूस होकर अल्कोहल में बदल जाता है। ये एक तरह से तय है। तो ये तो हुई कार्बोनिल ग्रुप के साथ जोड़ तोड़ की बात। अब बात करते हैं उन अभिक्रियाओं की जिनका काम है कार्बोनिल ग्रुप को पूरी तरह से मिटा देना। मतलब COO ग्रुप को पकड़कर CH2 ग्रुप में बदल देना। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। जब हमें किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को पूरी तरह हटाकर उसकी जगह हाइड्रोजन लगाना हो, इसका एक तरीका है क्लेमेंसन अपचयन। इसके लिए हम जिंक अमलगम और गाढ़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा अम्लीय यानी एसिडिक होता है। लेकिन अगर हमारा अणु बहुत नाजुक हो, मान लीजिए उसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इतने तेज एसिड को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो तो खराब हो जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है? बिल्कुल है, और यही तो केमिस्ट्री की खूबसूरती है। एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। अगर एसिड वाला रास्ता खतरनाक है तो हम बेस वाला रास्ता अपनाते हैं। अच्छा। इसे कहते हैं वुल्फ-किश्नर अपचयन। इसका भी लक्ष्य वही है, CO को CH2 बनाना, लेकिन तरीका और माहौल बिल्कुल अलग है। इसमें हम हाइड्रोजीन और एक मजबूत बेस जैसे KOH का इस्तेमाल करते हैं। ये एक क्षारीय यानी बेसिक माहौल में काम करता है। ये तो कमाल है। मतलब एक ही मंजिल के लिए दो रास्ते, एक एसिड वाला और एक बेस वाला। ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है। बिल्कुल। लेकिन क्या हमेशा लक्ष्य अल्केन बनाना ही होता है? क्या हो अगर हमें बीच रास्ते में ही उतरना हो, मतलब पूरी तरह रिड्यूस करने के बजाय सिर्फ आधा सफर तय करना हो? बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जवाब है रोजनमुंड अपचयन। ये अपचयन की दुनिया का एक बहुत ही नजाकत भरा कंट्रोल्ड ऑपरेशन है। ये एसिड क्लोराइड से शुरू होता है और उसे सिर्फ एल्डिहाइड पर लाकर रोक देता है। रोक देता है मतलब उसे आगे अल्कोहल में नहीं जाने देता। एक मिनट, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। आपने कहा रोक देता है, मतलब हम जानबूझकर अभिक्रिया को धीमा कर रहे हैं। और मैंने सुना है इसके उत्प्रेरक के साथ कुछ खास किया जाता है, उसे पॉइजन कर दिया जाता है। उत्प्रेरक का काम तो रिएक्शन को तेज करना है, उसे हम जहर देकर कमजोर क्यों कर रहे हैं? आपका सोचना बिल्कुल सही है। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ हम जानबूझकर अपने सबसे शक्तिशाली औजार को थोड़ा कुंद कर रहे हैं। कैसे? सोचिए, पेलेनियम एक बहुत तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कार की तरह है, जो सीधे एसिड क्लोराइड से अल्कोहल तक पहुंच सकती है। लेकिन हमें तो बीच में एल्डिहाइड वाले शहर में रुकना है। तो हम बेरियम सल्फेट के ऊपर सल्फर का स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। ये पॉइजन यानी सल्फर पैलेडियम की ताकत को इतना कम कर देता है कि वो एल्डिहाइड पर आकर रुक जाता है, उसे आगे नहीं बढ़ पाता। ये ताकत नहीं, बल्कि नियंत्रण का खेल है। वाह, ये तो जबरदस्त है। मतलब केमिस्ट्री सिर्फ चीजों को मिलाने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें सही जगह पर रोकने की कला भी है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने अणुओं को बदलना और छोटा करना सीख लिया। लेकिन अगर हमें अणु बनाने हो, कार्बन की चेन को लंबा करना हो तो? उसके लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन वाले औजार हैं, और सबसे सीधा साधा औजार है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स? इसमें क्या होता है? 2 अल्काइल हैलाइड्स लीजिए, उसमें सोडियम धातु डालिए और सूखे ईथर में मिला दीजिए। और नतीजा? नतीजा ये होता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं। मतलब अगर आपने इथाइल क्लोराइड के 2 अणु लिए तो वो जुड़कर ब्यूटेन बना देंगे। अच्छा, कार्बन चेन को ठीक दुगना करने का तरीका। हाँ, एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, पर क्या होगा अगर हम एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन को मिलाएं, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक? तब उसे वर्ड्स-फिटिग अभिक्रिया कहेंगे। ये एक तरह का क्रॉस कपलिंग है। इसमें भी सोडियम और सूखा ईथर इस्तेमाल होता है और नतीजा होता है एक एल्काइलरीन जैसे टोलुइन। और अगर दोनों ही अणु एलाइल हैलाइड्स के ले लें तो उसे सिर्फ फिटिग अभिक्रिया कहते हैं, जिससे बाइफिनाइल जैसे अणु बनते हैं। तो एक ही आइडिया के 3 अलग-अलग रूप हैं। समझ गए। अब एक और बहुत ही खास अभिक्रिया पर आते हैं जो एरोमेटिक केमिस्ट्री की जान है, सैंडमेयर अभिक्रिया। इसमें एक अजीब सा नाम आता है, डाइजोनियम सॉल्ट। हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सुपरस्टार इंटरमीडिएट है। ये बहुत काम का है। सैंडमेयर अभिक्रिया में हम इसी डाइजोनियम सॉल्ट को
एराइल हैलाइड में बदलते हैं। कैसे? इसके लिए हम कॉपर सॉल्ट जैसे CuCl या CuBr का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है? ये डाइजोनियम ग्रुप हटकर उसकी जगह क्लोरीन या ब्रोमीन कैसे ले लेता है? होता यह है कि डाइजोनियम ग्रुप यानी -N2+ एक बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप? मतलब ये अणु का वो हिस्सा है जो बहुत आसानी से रिश्ता तोड़कर निकल जाना चाहता है, क्योंकि निकलकर वो नाइट्रोजन गैस बन जाता है। और नाइट्रोजन गैस N2 तो बहुत स्थिर होती है। बिल्कुल। तो जैसे ही उसे कोई दूसरा विकल्प जैसे क्लोराइड आयन मिलता है, वो खुशी खुशी अपनी जगह छोड़कर निकल जाता है। समझ गई, वो बस निकलने का बहाना ढूंढ रहा है। अच्छा, एरोमेटिक रिंग पर कुछ जोड़ने की बात हो रही है, तो फ्रिडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया को कैसे भूल सकते हैं? इसके तो 2 प्रकार हैं, है ना? बिल्कुल। ये एरोमेटिक रिंग को सजाने का सबसे मशहूर तरीका है। पहला है फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें हम एक एल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पर जोड़ते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए हमें चाहिए एक एल्काइल हैलाइड और एक लुईस एसिड उत्प्रेरक जैसे AlCl3। और दूसरा प्रकार है एसिलीकरण। दूसरा है फ्रिडल क्राफ्ट्स एसिलीकरण। इसमें हम एक एसाइल ग्रुप को रिंग पर जोड़ते हैं। ये ज्यादा साफ सुथरा तरीका है और इससे एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं। प्रक्रिया लगभग वैसी ही है, बस एल्काइल हैलाइड की जगह एसाइल क्लोराइड इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ और खास अभिक्रियाएं बची हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। पहली है बेंजोइन संक्षेपण। हाँ, ये एक तरह की डिमर बनाने वाली अभिक्रिया है, मतलब 2 एक जैसे अणुओं को जोड़ने वाली। इसमें 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड के अणु साइनाइड आयन की मौजूदगी में जुड़ते हैं और एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, जिसे बेंजोइन कहते हैं। साइनाइड आयन यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है। हाँ, एक बहुत ही अनोखा उत्प्रेरक। और फिर है पर्किन संक्षेपण। ये भी कुछ जोड़ने जैसा ही लगता है। ये भी एक तरह का संक्षेपण ही है। इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिड एनहाइड्राइड से होती है और नतीजा होता है एक अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक एसिड। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है सिनेमिक एसिड का बनना। सिनेमिक एसिड, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। वही कंपाउंड जिससे दालचीनी में खास खुशबू और स्वाद आता है। अच्छा, दालचीनी की खुशबू के पीछे पर्किन संक्षेपण है। अब एक ऐसी अभिक्रिया की बात करते हैं जो अब तक हमने जो किया उससे बिल्कुल उल्टा करती है। ये कार्बन की चेन को लंबा करने के बजाय छोटा कर देती है। ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ये तो किसी मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम कर रही है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, मॉलिक्यूलर कैंची। ये एक कार्बन एटम को बड़ी सफाई से काट कर हटा देती है। कैसे? जब हम एक एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और एक मजबूत बेस से कराते हैं तो हमें एक प्राइमरी एमाइन मिलता है। और खास बात यह है कि इस एमाइन में शुरुआत वाले एमाइड से एक कार्बन कम होता है। एक कार्बन कम? वो कहाँ जाता है? कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन CO2 बनकर निकल जाता है। इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली औजार हुआ जब हमें चेन की लंबाई घटानी हो। अच्छा, हमने सेनमेयर अभिक्रिया में डायज़ोनियम सॉल्ट का जिक्र किया था, पर ये बनता कैसे है? हाँ, और उस प्रक्रिया को ही डाइजोटाइजेशन कहते हैं। इसे बनाने के लिए एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जैसे एनिलिन को सोडियम नाइट्राइट और ठंडे डाइल्यूट HCl के साथ मिलाया जाता है। और आपने कहा था कि इसमें तापमान बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ये अभिक्रिया बहुत ही कम तापमान पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच कराई जाती है। इतना कम तापमान क्यों? क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट बहुत अस्थिर होता है। जरा सा भी तापमान बढ़ा तो ये विघटित होकर नाइट्रोजन गैस उड़ा देगा और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसे बनाकर तुरंत ही इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये केमिस्ट्री का एक ऐसा नाजुक मेहमान है जिसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि ये नामी अभिक्रियाएं असल में औजारों के सेट की तरह हैं। कुछ जोड़ने के लिए है जैसे वोल्ड्स, कुछ तोड़ने के लिए जैसे हॉफमैन, कुछ रूप बदलने के लिए जैसे क्लेमेंसन। हाँ, और कौन सा औजार चुनना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कच्चा माल क्या है और हम बनाना क्या चाहते हैं। को रटने का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे की रणनीति को समझने का है। माहौल कैसा होना चाहिए, अम्लीय या क्षारीय? क्या हमें पूरी ताकत से हमला करना है या रोज़नमुन की तरह एक कंट्रोल्ड नपातुला कदम उठाना है? सही। हर अभिक्रिया इस बात की कहानी कहती है कि अणु अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं और हम उस व्यवहार को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाती हूँ।
इन अभिक्रियाओं की विशिष्ट शर्तों को देखते हुए, जैसे क्लेमेंसन में तेजाब और वुल्फ किश्नर में बेस, रोजनमुंड का पॉइजन उत्प्रेरक या डाइजोटाइजेशन का बर्फीला तापमान, ये सोचना कितना हैरान करता है कि सिंथेटिक केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ होगा। केमिस्ट्स ने पहली बार ये कैसे खोजा होगा कि अभिकर्मकों का ये सटीक और कभी-कभी सहज ज्ञान के विरुद्ध लगने वाला संयोजन इतने खास और उपयोगी उत्पाद देगा। हॉफमैन अभिक्रिया जैसी शानदार खोज के पीछे कितने प्रयोग और कितनी असफल कोशिशें रही होंगी, जिसमें एक अणु से एक कार्बन परमाणु इतनी सफाई से हटा दिया जाता है।